हेलो एंड वेलकम टू इफ़ेक्टिव नॉलेज पॉइंट। 10वीं जमात का जो पहला चैप्टर था दास्तान, उसका आखिरी पार्ट है। इसमें हम तौज़ीहात, खाली जगह, सवाल जवाब और ग्रामर के एक दो जुज़ लेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं देखी हैं तो वो पहले उन वीडियोस को देखें, ताकि इस वीडियो में जो सवालात होंगे, जो खाली जगह होंगे और नीचे जो अल्फाज दिए होंगे, उनके जुमले वगैरह बनाने होंगे, उसको बनाने में या सवालों के जवाब देने में उसे आसानी हो जाए। तो पहले हम तौज़ीहात पढ़ेंगे। तौज़ीहात के मानी है वजाहत करना। ये एक पैराग्राफ दिया गया है, यानी दास्तान जो हमने पढ़ी उसमें जो सैर चौथे दरवेश की थी, उसकी हम अब जो है उसको वजाहत से पढ़ेंगे, तफसील से मतलब उसकी तशरीह करेंगे, यानी उसको प्रिसाइज करके हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। जो इसमें मुश्किल अल्फाज होंगे उनके माने भी हम आपको बताते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो वर्ड है तौज़ीहात, ये तौज़ीहात का क्या मतलब होता है? तौज़ीहात का मतलब होता है वजाहत करना, तफसील से किसी चीज़ को बयान करना, तशरीह करना। दास्तान से मुराद ऐसी लंबी लंबी कहानी है जिसमें कई ज़िमनी कहानियाँ भी होती हैं। ज़िमनी होती हैं इजाफी कहानियाँ, एक्स्ट्रा जिसको हम कहते हैं, सिलसिलेवार, यानी स्टेप बाय स्टेप चलती हैं कहानियाँ। एक कहानी ख़त्म होती है, उससे दूसरी कहानी जन्म लेती है, फिर वो ख़त्म होती है, उससे तीसरी कहानी जन्म लेती है, यानी एक के बाद दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। इस नसरी सिन्फ में तरह तरह की माफूकुल फितरत किस्से और किरदार होते हैं। यही बिला फितरी किरदार परिंदे, हैवानात वग़ैरह वाक़यात को आगे ले जाते हैं। यानी किस्सा दर किस्सा जो कहानी आगे चलती रहती हैं, ज़िमनी कहानियाँ इसमें आती रहती हैं। तो उसकी वजह से जो है ये जो हमारी किरदार जो है वो इसको आगे हमारे जो दास्तान को आगे ले जाता है, यानी बढ़ाता रहता है। सैर चौथे दरवेश की दास्तान में जिन और देव भी अपना किरदार अदा करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे जिन, बहुत सारे देवों का, जैसे मुल्क सादिक है, ये जिन्नों का बादशाह है। मुल्क सादिक जिन्नों की बड़ी और वसी सल्तनत का बादशाह है। बड़ी और वसी सल्तनत यानी बहुत ज़्यादा बड़ी सल्तनत। ये सल्तनत नज़रों से ओझल ज़ेरे ज़मीन किसी इलाके में है। अब यहाँ पर वर्ड है ओझल। ओझल का मतलब होता है कि जो निगाहों से दूर हो, यानी गायब हो, जिसे हमारी आंखें ना देख सकें। ठीक है, जैसे शहज़ादा ने पहले जब वो वहाँ गए थे तो उसे कोई जिन या परी या देव दिखाई नहीं दिया। जब उसका जो रफ़ीक सफ़र था, दोस्त जो मुबारक था, उसके वालिद का ग़ुलाम उसके साथ था, उसको वहाँ ले गया था मुल्क सादिक के पास। जब उसने उसके आँखों में सुलेमानी सरमा लगाया तो उसे वो सभी देव जिन वगैरह दिखाई दिए। जब शहज़ादा मुबारक के हमरा मुल्क सादिर के पास 40 बंदर मांगने ले गया, इसके मुल्क में पहुंच जाता है तो किसी देव, जिन या परी को नहीं देख पाता। मुबारक सुलेमानी सुरमे की सिलाइयाँ शहज़ादे की आँखों में फेर देता है तो फ़ौरन शहज़ादा खुश रूह और खुशपोश जिन्नों को देख पाता है। मीर अमन की तसनीफ़ बागो बहार का ज़माना तहरीर 1800 से लेकर 1802 तक का है। उनकी ज़बान में पुरानापन है, लेकिन बयान में रवानी और सलासत है। सलासत का यहाँ मायने होता है रवानी, नरमी, आसानी। ठीक है, हर एक ज़िंदा ज़बान इर्तिकाई अमल से गुज़रती है। इर्तिका मैंने इब्तदा, शुरुआती अमल से, शुरुआती ज़माने से गुज़रती है। इर्तिकाई अमल क्या वर्ड है ये? इर्तिकाई अमल से गुज़रती है।
कुछ अल्फाज मतरूक हो जाते हैं, यानी कुछ अल्फाज तर्क हो जाते हैं। मतरूक, तर्क, छोड़ देना, मतरूक हो जाना, पीछे रह जाना, तर्क हो जाना, ख़त्म हो जाना, और इनकी जगह नए अल्फाज लेते हैं। लहजे में फ़र्क आ जाता है। लहजा यानी बोलने का तरीका, इसमें भी फ़र्क आ जाता है। रस्मुल ख़त में तब्दीली आती रहती है। रस्मुल ख़त लिखने का तरीका, ठीक है, उसमें भी तब्दीली आती रहती है। यही वजह है कि मीर अमन ने जो ज़बान इस्तेमाल की है वो आजकल के मरवजा ज़बान से ज़्यादा ज़रा मुख्तलिफ है। मरवजा जो राइज हो, जो उस ज़माने में चल रही हो, ठीक है, ज़रा मुख्तलिफ है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद जो है ये तोज़ीहात थी, यानी इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दी थी मुख्तसर सी। ठीक है, अब क्या है, इन फ़िक्रों के मायनी पर गौर करें। जैसे ये इन्होंने पहला जुमला दिया हुआ है तो उसके नीचे मानी दिए हुए हैं, उसके नीचे क्या दिए हुए हैं, मानी दिए हुए हैं। जैसे बखूबी तरबियत हुआ, बखूबी तरबियत हुआ, इस जुमले का क्या मायनी है। बखूबी तरबियत हुआ यानी अच्छी तरह से तरबियत हासिल की, अच्छी तरह से तरबियत हासिल की। ये आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं इस तरह से जुमले। अगला जुमला है हादसा रू बकार हुआ। हादसा रू बकार हुआ यानी हादसा पेश आया, हादसा पेश आया यानी हादसा पेश आया। अब उस्ताद की मदद से इस सबक में दर्ज किसी ऐसी किस्म की इसी किस्म के चंद और फ़िक्रे तलाश करें और इनके मानी लिखें, नोटबुक पर लिखें। यानी आपके लिए सवाल है, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि अपने अपने टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं क्लासेस में, उनसे मदद लें, उनसे ये इस चीज़ को ढूंढने में मदद लें। इसी तरह के जिस तरह के ये रू बकार है, उसके बाद ये वाला जुमला है बखूबी तरबियत हुआ, हादसा रू बकार हुआ, इस तरह के बहुत सारे जुमले आपके इस दास्तान जब हमने पढ़ी थी उसमें हमें मिले थे। तो अगर आपने वहाँ ध्यान दिया होता तो इस तरह के बहुत सारे जुमले आप में फ़िक्रे जो हैं वो आपकी किताब में थे, उनको अब आपने दोबारा से तलाश करना है और अपनी नोटबुक में उनके मायनों के साथ लिखना है। तो पहले आप कोशिश करेंगे, इसे देखेंगे, अगर नहीं तो फिर हम आपको बताएंगे वो कौन कौन से जुमले हैं। लेकिन पहले आप इसे कोशिश करें, इस वीडियो को यहीं पॉज करें, यहीं इसको रुका दें, स्टॉप करें और जाकर अपनी किताब को देखें। किताब में अगर आपको वो जुमले मिल जाते हैं तो अपनी नोटबुक पर लिखें, नहीं तो हम आगे जो है इनको हम आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उस्ताद आपकी मदद करे तो हम भी आपकी यहाँ पर थोड़ी सी बहुत हेल्प कर देते हैं। इसके अलावा जो हम जुमले बताएंगे उसके अलावा भी आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगला है हमारे पास सवालात हैं। अब चूँकि आपने ये पूरा दास्तान उसके जो है सैर चौथे दरवेश को भी पढ़ लिया, उसके जो मीर अमन की हालात ज़िंदगी को भी पढ़ लिया, तो ये सवाल आपके लिए आसान होने चाहिए अगर आपने इस वीडियो को सही देखा हो। फर्श पर से पत्थर हटाने के बाद शहज़ादे ने ज़मीन के अंदर क्या देखा। पहला सवाल है कि फर्श पर से जब वो पत्थर हटाया गया था, शहज़ादे ने ज़मीन के अंदर क्या देखा था। ये आपने वो पैराग्राफ पढ़ा होगा जहाँ पर जो इसके वालिद का नौकर था, वफ़ादार नौकर था मुबारक, उसने जब इसके चाचा के कहने पर इसको कत्ल की गर्ज से इसके चाचा ने कहा था कि इसको कत्ल कर दो, लेकिन ये मुबारक जो है इसको लेकर किसी दूर जगह चले गया जहाँ इसके वालिद साहब वो मुल्क सादिर से जो बुझने लाते थे, उस तह खाने में छुपाते रहते थे, उस जगह का जो जब फर्श उठाया तो वहाँ पर इसने ज़मीन के अंदर क्या देखा, जहाँ ये डर गया था कि शायद मुझे अब गाड़ने का या मार डालने का वक्त आ गया है। सवाल दूसरा है मुल्क सादिक कौन था। अब ये अगर आपने ये पूरा पढ़ा हो सैर चौथे दरवेश की, तो उसमें यहाँ पर आपने एक नाम पढ़ा था, मुल्क सादिक कौन है। शहज़ादे के साथ उसका क्या रिश्ता था,
उसके साथ साथ दूसरा सवाल यही है कि शहज़ादे का और इसका क्या ताल्लुक़ था आपस में, ठीक है। तीसरा सवाल है शहज़ादे को के चाचा के लिए क्यों कहा गया है कि वो बजाय अबू जहल है। ये एक जुमला आपने फ़िक्रा पढ़ा होगा, ये एक इडियम्स मान लो आप इसको, ये बजाय अबू जहल, ये इसके मायने भी आपको पता होने चाहिए, बजाय अबू जहल की क्या मायने हैं और ये शहज़ादे के चाचा के लिए क्यों कहा गया है। आगे है सैर चौथे दरवेश को अपने अल्फाज में तहरीर करें। ये सवाल आपको जो हम खुलासा कहते हैं उसकी सूरत में आपको आ सकता है कि सैर चौथे दरवेश को अपने अल्फाज में तहरीर करें। आपको अगर सवाल आपके इम्तिहानात में आता है तो ये कम से कम 10 नंबर का सवाल आएगा। तो इससे अभी आप जो अभी हमने जो ऊपर तौज़ीहात पढ़ी उसके तहत भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो कि हमने ये फ़िक्रे और उनके माने पढ़े थे, अगर आपने अभी तक ढूंढे नहीं तो यहाँ पर आपको कुछ माने हम फ़िक्रे बता देते हैं। चंद फ़िक्रे जो आपके सबक सैर चौथे दरवेश में है, तो उन जैसे इरादा कूच का किया, जब वो उसके शहज़ादे के वालिद दुनिया को छोड़ने वाले थे, यानी आखिरी सफ़र यानी मौत मरने वाले थे, उस वक़्त जो है उस लाइन में ये आपने पढ़ा होगा वहाँ इरादा कूच का किया, यानी सफ़र करने का इरादा किया, ठीक है। इरादा कूच का किया यानी सफ़र करने का इरादा किया, ठीक है। ये वज़ीयत मेरी तुम बजा लावे कि मेरी बताई हुई बातों पर अमल कीजिए। ये वसीयत मेरी तुम बजा लावें या बजा लाइयो। ये वसीयत तो मेरी तुम बजा लाइयो, इसका क्या मानी है, मेरी बताई हुई बातों पर अमल कीजिए। सल्तनत से किनारा पकड़ना यानी तख्त व ताज से अलग हो जाना, ठीक है। कद खुदाई भी होगी यानी शादी भी होगी। ये शहज़ादा जब वो सोचता है कि मैं जब जवान हो जाऊंगा फिर मुझे सल्तनत भी मिलेगी और रोशन अख्तर जो चाचा की लड़की है उससे शादी भी हो जाएगी, कद खुदाई भी होगी, वो अपने से कहता है। इसका क्या मानी हुआ, कद खुदाई का शादी हो जाना, शादी भी होगी। किसी चांद में कोई तारीख सैद नहीं ठहरती यानी मुबारक अच्छी नहीं ठहरती। किसी चांद में महीने की कोई तारीख मुबारक नहीं दिखाई देती, सैद नहीं ठहरती। अच्छा, उसके बाद एक और यहाँ पर था कि छाती पर सांप फिर गया। ये मुबारक ने उसके चाचा के लिए कहा था कि उसकी छाती पर सांप फिर गया, यानी छाती पर सांप फिर गया, दुख होना यानी उसे नागवार गुजरना, बुरा लगना, ठीक है। ये क्या तिलस्म है, तो जब शहज़ादे ने वहाँ जाकर देखा था, वहाँ एक महल है, महल में बहुत सारे अलग अलग कमरे हैं, उनमें बुज़ने हैं, जो वहाँ पर बहुत सारे ख़जाने जवाहरात हैं। तो वहाँ पर उसने मुबारक से कहा था शहज़ादे ने कि चाचा जान, दादा ये क्या तिलस्म है, तिलस्म क्या होता है, ये क्या अजीब नज़ारा है, ये क्या अजीब नज़ारा है। मेहनत कुछ काम नेक न लगी, मेहनत कुछ नेक न लगी, इसका क्या मतलब होता है, मेहनत किसी काम ना आई, यानी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम कहते हैं ना कि यार मैंने बहुत मेहनत की लेकिन उसका नेक नहीं लगी, मैंने बहुत मेहनत की थी नेक नहीं लगी, यानी मैंने बहुत सारा काम मेहनत की थी लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब हमने ऊपर सवाल पढ़े थे उनके जवाब हम देख लेते हैं। तो फर्श पर से पत्थर उठाने के बाद शहज़ादे ने ज़मीन के अंदर क्या देखा था, तो ये आपको अगर याद है तो आप अपनी अल्फाज में भी लिखेंगे, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको बता दूँगा, फिर अपने आसान अल्फाज में भी आप लिख सकते हैं जवाब। फर्श पर पत्थर हटाने के बाद शहज़ादे को ज़मीन के अंदर एक खिड़की दिखाई दी। क्या दिखाई दी थी, पहली बात है वहाँ एक खिड़की थी। नीचे तहखाने में 4 मकान थे। कितने मकान थे, नीचे तहखाने में कितने मकान थे, 4 मकान थे। हर एक के दालान में 10-10 मटके थे जो सोने के जंजीरों में जकड़े हुए थे। यहाँ तक भी अगर आप रखोगे तो आपका सवाल फिर भी किसी हद तक हो जाएगा।
हर एक के मुंह पर एक सोने की ईंट, एक बंदर रखा हुआ था। यहाँ तक भी आप रख सकते हो। चारों मकानों में कुल 41 की फलाम, ये पूरा ऐसे कुल 41 ये जुड़ा हुआ है तो आपने अलग अलग करके लिखना है। कुल 41 गोलियां थीं। सिर्फ एक मटका ऐसा था जो अशरफियों से तो भरा हुआ था, लेकिन इसके मुंह पर ना तो ईंट थी रखी थी ना बंदर। इसके अलावा एक हौज देखा जो लाल और जवाहरात से भरा हुआ था। तो ये शहजादे ने जब वो पत्थर हटाया था फर्श से तो उसके अंदर ये चीज़ें उसने देखी थी। मकान देखा था, 4 मकान देखे थे, उसमें दालान था, फिर 10 मटके देखे थे। कुछ एक ऐसा मटका भी था जिसमें 39 मटके, कुल 39 मटके उसने गिने। एक मटका ऐसा भी देखा जिसमें ना तो ईंट थी ना तो वो बंदर वगैरह था। तो इसके अलावा उसने एक हौज देखा जहाँ जवाहरात वगैरह भी भरे हुए थे। सवाल दूसरा है, मुल्क सादिक कौन था और शहजादी से इसका क्या रिश्ता था? तो मुल्क सादिक जिन्नू का बादशाह था और शहजादे के वालिद मरहूम का दोस्त था। शहजादे से इसका क्या रिश्ता था कि इसके वालिद का दोस्त था। शहजादे मुल्क सादिक जिन्नू का बादशाह था। किसका बादशाह था? जिन्नू का बादशाह। वहाँ पर आपको कन्फ्यूज करने के लिए लोगों का बादशाह, हैवानों का बादशाह ऐसे भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो इसको आप हर तरह से के सवाल के तहत इसको आप याद करेंगे। शहजादे के चाचा के लिए क्यों कहा गया कि वो बजाय अबू जहल है? तो आपको पता है कि अबू जहल कौन था? अबू जहल जो था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ज़्यादतियाँ करता था, उन्हें कत्ल करने की गर्ज से तरह तरह के हथकंडे अपनाता था। इसीलिए चूँकि शहजादे का जो चाचा है इसकी भी यही हालात थी, यही वो भी चाहता था कि मेरा जो भतीजा है उसके लिए बुरा सलूक करता था, उसका तख्त ताज छीन लेना चाहता था, उसे मार डालना चाहता था। इसलिए शहजादे के चाचा को भी बजाय अबू जहल का कि वो अबू जहल से कुछ कम नहीं था। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब अगला सवाल आपके लिए था, जैसे हम यहाँ ऊपर अगर देखें, आपका अगला सवाल क्या था? सैर चौथे दरवेश को अपने अल्फाज में लिखें। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देखें, इनने भी यहाँ पर भी इनने ऐसे ही लिखा होगा कि सैर चौथे दरवेश को अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। जवाब के लिए इसी सबक के सफ़ा नंबर 8 को देखें, यानी जो हमने खलासा पढ़ा था इसका, जो हमने दूसरी वीडियो शायद हमने देखी थी, उसको आप पूरी वीडियो देखें तो उससे ही इस सवाल का जवाब निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद खाली जगह हैं, तो जैसे मुबारक शहजादे का डैश था तो क्या था? हमदर्द था। दुश्मन तो नहीं था या भाई तो नहीं था, लेकिन हमदर्द था, उससे मोहब्बत थी उसको, क्योंकि उसके वालिद का वो गुलाम रहा था, वफादार था। हमदर्द यहाँ है तो वर्ड हमदर्द हम लिखेंगे। बादशाह शहजादे को डैश था, दामाद बनाना चाहता था, मारना चाहता था या बादशाह बनाना चाहता था? तो इसका सही जवाब है उसको मारना चाहता था। ठीक है, मुल्क सादिक ने शहजादे को क्या किया? नाराज़ किया, खुश किया या ख़त्म किया? तो इसका सही जवाब है खुश किया। ठीक है, शहजादे डैश बंदर लाना चाहता था, 40वां बंदर लाना चाहता था। कितने बंदर उसने देखे थे? 41 बंदर तो देखे थे, तो वो 40 जो मुबारक था उसको साथ ले गया था जिन्हों के बादशाह मुल्क सादिक के पास था कि वो उसको 40वां बंदर दे दे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद आपके लिए है, ये देखो यहाँ पर जवाब दिए हैं। सियाक व सबाक के साथ मुसन्निफ का हवाला देकर दर्ज झैल इक्तबास यानी पैराग्राफ का माहासल लिखिए। सियाक व सबाक, सिलसिला कलाम, आगे पीछे की इबारत। ठीक है, हर एक चीज़ को आपने मुख्तसर करके मुसन्निफ का हवाला देना कि किस मुसन्निफ ने लिखा है, और किताब वगैरह का भी अगर आप हवाला दे देंगे। जैसे यहाँ पर मुसन्निफ का हवाला दिया हुआ है, मीर अमन देहलवी की किताब बागो बहार से ली गई कहानी सैर चौथे दरवेश से अखज़ किया गया है। ये इनने एक इक्तबास दिया है, पैराग्राफ दिया है, उसका हमने जैसे जब तलक शहजादा जो मुल्क इस तख्त व चित्र का है, ठीक है, जवान हो और शऊर संभालिए, जवान हो और
शऊर संभाले। ये वाला पैराग्राफ आपने पढ़ा है, इसको दोबारा पढ़ने की मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर इसको वीडियो को रोक कर स्टॉप करके पॉज करके इसको आराम से पढ़ेंगे और इसका जो जवाब नीचे देखेंगे। तो जवाब आपने शुरू कैसे करना है मैं उसकी आपको बता दूं। ये इक्तबास हुआ पैराग्राफ मीर अमन दहलवी की किताब बागो बहार से ली गई कहानी सैर चौथे दरवेश से अखज़ किया गया है। सबसे पहले आपने ये वाली लाइन ज़रूरी लिखनी है, तो इससे जो है आपके 1-2 नंबर यहीं से बन जाते हैं। ये इक्तबास मीर अमन दहलवी की बागो बहार से ली गई कहानी सैर चौथे दरवेश से अखज़ किया गया है। इसमें तो आपने जब ये पढ़ा, इसमें आपने क्या देखा होगा कि इसके शहजादे के वालिद जो है उसके चाचा को ये समझाते हैं कि जब मेरा शहजादा जवान हो जाएगा, शऊर संभालेगा, उसको तख्त व ताज देकर तो आप जो क्या करना है, इस सल्तनत से किनारा करना, अपनी बेटी से इस शहजादे जो रोशन अख्तर है उसकी शादी करवा देना। इस तरह से बादशाहत भी हमारे पास रहेगी और इसमें कोई खलल ना आएगा, ठीक है। तो इस तरह कहकर वो तो जहाँ बहक तस्लीम हुए यानी वफात पा गए। यहाँ से भी वो एक फ़िक्रा था, आपने ये वाला भी आप वहाँ से लिख सकते हैं, जहाँ बहक तस्लीम होना, ये वफात पा जाना, मर जाना, ठीक है। इसमें शहजादे के वालिद बादशाह चीन कहाँ के बादशाह थे? चीन के बादशाह थे। मरने से पहले अपने भाई यानी शहजादे के चाचे को वसीयत कर रहे हैं कि शहजादा चूँकि अभी नाबालिग है, इसलिए जवान होने तक हुकूमत का काम काज तुम्हें सुपुर्द किया जाता हूँ। जब शहजादा जवान होगा तो इसके तख्त व ताज हवाले कर दिया जाए और अपनी बेटी चाचा की बेटी रोशन अख्तर से इसकी शादी करवा दी जाए और ख़ुद हुकूमत से किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। ऐसा करने से ख़ानदानी बादशाहत कायम रहेगी। चाचा को वसीयत करने के बाद वालिद का इंतकाल कर गए, यानी वालिद साहब इंतकाल कर गए। ये इसका जो है सियाक व सबाक आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अगला सवाल है दास्तान पर नोट लिखें। तो ये भी हमने वीडियो की शुरुआत, पहली वीडियो जो हमने इस टॉपिक पर, यानी जब हमने शुरुआत की थी 10th क्लास की वीडियोस बनाने के लिए, वहाँ पहली वीडियो जो हमने बनाई थी दास्तान किसे कहते हैं, तो वहाँ पर आप उस वीडियो को देख लें और वहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लेकर अपनी नोटबुक में भी कर लेंगे दास्तान मुख्तसर सी कहानी वगैरह वगैरह जो भी हमने वहाँ पढ़ा था। अगला सवाल है खाली जगहों को पुर कीजिए। जो डैशें हैं उनको आपने पुर करनी है। मुबारक शहजादे का डैश था वो हमदर्द था, ये मैंने ऊपर आपको समझा दिया। सियाक व सबाक वो अभी मैंने आपको ऊपर इसका पढ़ा दिया दास्तान वगैरह। फिर आगे एक ये जो है कुछ ग्रामर का पोर्शन है, 2-3 वर्ड्स हैं, उनको हमने ग्रामर के लिहाज से देखना है। मुफरद को ये ग्रामर के लिहाज से क्या है? वो अल्फाज जिसके एक मायने समझे जाएं मुफरद कहलाता है। जैसे बादशाह यानी किसी मुल्क का बादशाह होना, सरप्रस्त होना, आला होना। बरस का एक ही मतलब होता है साल। शहजादा यानी बादशाह का बेटा। तख्त जिसको हम तख्ती कहते हैं, कुर्सी कहते हैं, ठीक है। मुरक्कब अल्फाज कौन से होते हैं? मुरक्कब अल्फाज 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिलकर बने उसे मुरक्कब कहते हैं। अगले बरस यानी अगला एक लफ्ज़ आ गया, दूसरा लफ्ज़ बरस आ गया, 2 लफ्ज़ मिलकर जो वर्ड बनता है, जो लफ्ज़ बनता है उसको मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं। से अगले बरस यानी आने वाला साल। मुबारक घड़ी, सही अच्छी घड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो है हमारे पास दिए गए हैं, दर्ज झैल में अल्फाज को मिलाकर सही जुमले बनाएं। जैसे ये अक्सर एग्ज़ाम्स में ये वाला जुमले इस तरह के पूछ लेते हैं। था मुल्क सादिक, जिन्नू का बादशाह, इनको आगे पीछे करके सही जुमला बनाएं। जैसे था मुल्क, इसका सही जुमला क्या बनता है? मुल्क सादिक जिन्नू का बादशाह था। 10वीं पढ़ता मैं, जमात में हूँ मैं। तो इसको ये जो आपके ये वाले
4 बजते हैं। इनको आप खुद पढ़ेंगे, खुद करेंगे। उसके बाद अगर नहीं आते हैं तो मैं ये यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। मेरा मदरसा दरिया के किनारे वाक़ा है। कश्मीर दुनिया में मशहूर है। दास्तान मुबारक बागो बहार मीर अमन ने लिखी है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है पहला यूनिट कंप्लीट हो जाता है। दास्तान, उसके मीर अमन की हालात ज़िंदगी, उसके बाद सैर चौथे दरवेश की पूरी तफसील से हमने उसको पढ़ा है। उसके बाद इसके सवालात किए हैं, अल्फाज मानी जो मुश्किल तरीन अल्फाज थे उनके मायने लिखे हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सभी वीडियोस जो 3-4 वीडियोस बनती हैं इनको आप देखेंगे, तो इससे अगर आपको कोई एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर वीडियोस पसंद आती हैं उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।